आम नमस्ते आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम मसूद आलम फलाई साहब की मशहूर किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मध्यकालीन मुस्लिम समाज में जो जातीय विभाजन था वो किस तरीके से था और आधुनिक भारत में भी जो मुस्लिम समाज का जो जातीय विभाजन है वो किस तरीके से है। ये हमने पिछले पार्ट में हमने देख लिया था और हमने पिछली बार में ये समझने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जब खलीफा जब अब्बासी पीरियड जब कमजोर होता गया तो वो खलीफा का जो पद था वो सिंबॉलिक हो गया और जो अब्बासी पीरियड के जो गवर्नर थे, स्वतंत्र गवर्नर, इन्होंने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना की जिसको ये खिलकत दे के उनको सुल्तान बना दिया करते थे। मतलब जो खलीफा था उनसे अप्रूवल लेते थे, वो उसको अप्रूवल के रूप में खिलकत दे देते थे। तो इससे खलीफा की सिंबॉलिक स्थिति बनी रही। और जो पहला खिलकत प्राप्त जो है गवर्नर था वो महमूद गजनवी था, ये हमने बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारत में गजनवी, हमने ये भी बता दिया था कि किस तरह साम्राज्य विस्तार की जो है एक रणनीति थी। जितने आक्रमणकारी थे यहाँ पे इस्लाम फैलाने नहीं आया था, दरअसल उनके साम्राज्य विस्तार की ही योजना थी और इसी साम्राज्य विस्तार के कारण वो मध्य एशिया में भी लड़ते रहते थे। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसकी जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की नीति थी और भारत से जो धन संपदा लूट के हो जाता था और तो उसी धन संपदा से वो ख्वारिज्म साम्राज्य के ऊपर भी आक्रमण करता था, जो मुस्लिम साम्राज्य था। यहां तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये समझ लिया था किस तरह धन का प्रयोग किया जा रहा था, किस तरह जिहाद का नारा दिया जा रहा था और खुद को बुश चिकन का टाइटल देके चलता था ताकि जो है नए नए ये धर्मांतरित लोग थे। हमने ये जाना था कि कैसे ये नए धर्मांतरित लोग थे, इनके अंदर जो है ये मान्यता इस्लाम में अच्छा बने रहने की या अच्छे मुसलमान की मान्यता के रूप में जो उस वक्त की जो धारणा थी उस हिसाब से बुश चिकन का टाइटल इनको लेना, ये प्राउड वाली बात थी कि वो बुश चिकन थे, उन्होंने मूर्ति तोड़ी। हालांकि उसके पीछे राजनीतिक कारण अलग थे। तो गजनवी साम्राज्य के विघटन के बाद जो है गौरी राज्य की स्थापना हुई थी। महमूद गौरी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 2 लड़ाइयां लड़ी थी। 1191 में और 1192 में। 1191 में वो हार गया था, 1192 में वो जीत गया था। उसके बाद उसने यहाँ का जो साम्राज्य है वो कुतुबुद्दीन को देगा। उसके जो 3 गुलाम थे, एक था कुतुबुद्दीन, एक था यालदोज, एक था कबूचा। तो उसने कुतुबुद्दीन को भारत का साम्राज्य देके चला गया था। इसका मतलब क्या था कि वो भारत को जो है से ज्यादा वो उसको मध्य एशिया में ही अपना साम्राज्य विस्तार करने की ललक थी। तो भारत, अच्छा ये भी हम समझ चुके थे कि कैसे जो है ये जो गुलाम थे, गुलामों को क्यों इतना महत्व दिया जाता था। क्योंकि गुलाम ब्यूरोक्रेट की तरह काम करते थे। वो उनको अगर कुछ राज्य दिया जा रहा है तो वो सिर्फ सिंबॉलिक उस पर राज करते थे। मालिक जब तक जिंदा रहता था तो उस मालिक का ही हक होता था। लेकिन बुद्दीन ने जो उसका महत्वपूर्ण काम था, उसने क्या किया था कि उसने यहाँ पर इस साम्राज्य को सुदृढ़ किया, उसको मजबूत करने की कोशिश की। और अब यहाँ पर जब इनका साम्राज्य स्थापित हो गया तो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो इतने ज्यादा काफिर हैं, इनके साथ किया जाए। जो सऊदी अरब में जो नीति थी वो ये थी कि वहां पे जो अहले किताब लोग थे उनको जिम्मी का दर्जा दिया था। मतलब कि अब ये इनके मातहत हुए, ये इनको टैक्स देंगे और इनको इनके धर्म का भी स्वतंत्रता दी जाएगी, इनके कल्चर की स्वतंत्रता दी जाएगी और इनसे टैक्स लिया जाएगा, जजिया लिया जाएगा। तो वही नीति इन्होंने भारत में भी अपनाई। उनको माना कि ये सब जिम्मी है और इनके धर्म और इनकी संस्कृति की रक्षा के बदले इनसे टैक्स लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है ये भी समझना कि कन्वर्जन सिर्फ जो है, मसूद आलम फलाई साहब इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन का एक ये डर भी था जिसकी वजह से इस डर से भी कन्वर्जन हुआ है, लालच में कन्वर्जन हुआ है। सिर्फ सामाजिक समता, सामाजिक समानता की लालच में ही कन्वर्जन नहीं हुआ है इस्लाम में। और भी बहुत से कारण थे जिसको मुबारक अली साहब लिख रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहां तक उन्होंने बात बता दी। अब यहां से हम आगे बात करते हैं। फ्लाई साहब लिख रहे हैं कि मुस्लिम शासनकाल में पिछड़े वर्ग और जातियों के साथ विशेष रूप से नफरत का व्यवहार अपनाया गया। किसी को कुचला, कसाई, नाई, जुलाहा और भंगी कह देना एक सज्जनतापूर्ण गाली बन गया, जिसके अर्थ बुद्धिहीन, मूर्ख और नीच आदि समझा जाता था। उनको अपमानित करने के लिए जातिवाद पर आधारित अनगिनत कहावतें, चुटकुले बनाए गए और वो आज भी प्रचलित है। ये कह रहे जितने कहावतें, चुटकुले बनाए गए थे उसी वक्त में बनाए गए थे। जो एक हिंसा है, एक सीमित हिंसा की तरह से इनका प्रयोग किया, जिससे
समाज में जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे उनको अपनी स्थिति का पता चलता रहे कि वो मुस्लिम समाज में उनकी स्थिति क्या है, और उनको जलील करने के लिए जो है गालियों के रूप में उनकी जातियों का इस्तेमाल किया गया। हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से जब जातीय चेतना इनमें विकसित हुई तो इन्होंने भी अपना नाम बदलने की कोशिश की, जैसे कि जो जुलाहे थे अंसारी बनने की कोशिश की, जो कसाई थे वो कुरैशी बनने की कोशिश की। ये सब क्या था, ये अरबीकरण कर रहे थे, अपना जो अरब सोसाइटी में जो टाइटल थे उनको अपनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अब वो कुतुबुद्दीन के बाद वो अगला जिक्र कर रहे हैं मसूद अल्फलाई साहब, वो कर रहे हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का। ये कह रहे हैं कि समता पर आधारित इस्लामी शिक्षाओं की अनदेखी करने वाले इब्लिसवादी शासकों ने एक तरफ तो उन लोगों को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न ढंग से इनकी सत्ता को मजबूत करने में लगे थे ऊंचा से ऊंचा स्थान प्रदान किया, उनके सभी नाज नखरे सहन करते थे, लेकिन मुसलमानों के निर्धन वर्ग, दूसरे शब्दों में निम्न जाति के लोगों को सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करते थे। चुनांचे तारीख फिरोजशाही में जो कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में तथाकथित निम्न वर्ग का कोई भी मुसलमान ख्वाजगी या मुदब्बिर के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता था। यही नहीं बल्कि पता चलने पर कि अमुक पदाधिकारी कथित रूप से निम्न जाति का है, उसे पद से हटा दिया जाता था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन स्वयं न केवल दास बल्कि दासों का दास थे, लेकिन इसके बावजूद उसने पिछड़ी जातियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों अपनाया, विचार करने योग्य है। तो ये बात लिख रहे हैं कि ये सब विचार करने योग्य कि वो लोग किस तरीके से जातीय नस्ली जो है बढ़ोतरी, नस्ली भेदभाव को वो लोग मान्यता देते थे। तो इस पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि इरफान हबीब ने भी लिखा है कि दासों की तुलना जाति स्ट्रक्चर से करना ठीक नहीं है। वो भी दास हो जाते थे जो जंग में जैसे जंग में जो स्वर्ण जाति थे, जो अशराफ जाति के लोग थे, वो भी लड़ रहे हैं और जंग हार गए तो उनको भी दास बना दिया जा सकता। तो वो उनकी मानसिकता जाति के आधार पर नहीं बटी थी। तो मसूद अल्फलाई साहब क्या कह रहे हैं पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आगे हम लोग उनकी किताब को और आगे पढ़ते हैं। हुआ है सिकंदर लोधी दौर में आप देखेंगे कि आपको जो है मिलेगा कि एक सैयद ने जो है वो सरकारी माल गबन कर लिया और सिकंदर लोधी के दौर में सामने लाया गया तो उसने कहा भाई सैयद से छोड़ दीजिए उसको, और जो माल रखा उसको जो माल चोरी किया था उसने या गबन किया था वो भी रखने दे दिया। अकबर के दौर में एक अबुल माली था जो सैयद था, उसने जो बगावत कर दिया, उसके वज़ीर ने कहा इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ सैयद होने को उसको चुका नहीं, इसको कत्ल नहीं करना है, इसको जेल में बंद कर दो। जेल से भाग गया वो, तो वज़ीर ने जो कत्ल का मशवरा दिया था बाद में मारे शर्म की खुदकुशी कर लिया उसने। फिरोज शाह तुगलक के दौर में देखेंगे कि आप उसने सैयदों के वजह से अपने बागी पे भी हमला नहीं किया उसने। और फरिश्ता लिखता है कि वो 3 सैयदों को किसी बादशाह ने, किसी राजा ने कत्ल कर दिया, बनाई के 3 सैयदों को, तो उसके बदले में उसने जो है कई सालों तक उस इलाके पे को हमेशा अटैक करते रहे। और राजा खरकू जो था और वो खुद वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ पे एक मलिक दाऊद खां को वहाँ पे रख दिया, गवर्नर बना दिया, कहा कि हर साल इस इलाके को अटैक करना ताकि उन शहीदों को बदला लें। ये तो कुछ ब्राह्मण हत्या टाइप का हो गया, जैसे हिंदू धर्म का है। हाँ बिल्कुल, माफ नहीं की जा सकती। और वो बर्नी लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक दौर में शहीदों को नई जिंदगी मिल गई, ये उसके अपने अल्फाज हैं। तो ये मक्की तो लिखता है, अरबी लिखता है कि जो है फतवा मक्किया में कि सैयद अगर चोरी करे, कत्ल करे, ज़ना करे, कुछ भी करे, उसके ऊपर जो है सज़ा से बरी है और जहन्नम का उस पर हराम है वो, चूँकि वाले मोहम्मद है वो। तो बेसिकली सूफियों ने जो है एक हमारे एक जानने वाले हैं अमेरिका से आए हैं, क्वीन, एक पीएचडी कर रहे हैं तसव्वुफ़ और सियासत। तो जो आम तो लोग कहते हैं तसव्वुफ़ के लोग सियासत से दूर होते हैं, गलत है। जितना डीपली वो इन्वॉल्व रहे तसव्वुफ़ सियासत में आप सोच नहीं सकते हैं। अमीर खुसरू सूफ़ी भी थे और कितने बादशाह को वज़ीर भी थे वो। और आज के दौर में देख लीजिए जितने सूफ़ी हैं जो पूरे गवर्नमेंट से मिलकर के सूफी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। जो सूफियों का राजनीतिक गठबंधन भी था। हाँ, अगर आप देखें जो है जो किसी खास नस्ल को ऊंचा करना, ये क्या है? राजनीति में क्या है? राजनीति कहते किसे हैं कि किसी खास मकसद के लिए कोई खास काम करना। तो अगर आप आले मोहम्मद या सैयद के लिए आप कोई खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब झूठी बात बयान कर रहे हैं तो ये तो सियासत है। जैसे मसूद अल्फलाई साहब बोल रहे थे किस तरीके से एक विभाग बना था जो लोगों की नस्ल को, उनकी जातियों को चेक करने का काम करता था। तो ये विभाग जो है उसके बारे में वो लिख रहे हैं, तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ कि तारीख फिरोजशाही में आगे लिखा है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के शासनकाल में निजामुल मुल्क जुनैदीन ने कन्नौज के ख्वाजगी के लिए जमाल मरजूक पदाधिकारी दारुल ज़र्ब को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। ठीक कदम चूमने की स्थिति में एक मंत्री ख्वाजा अजीज बिन बहरोज ने एक शेर पढ़ा। उस शेर का मतलब था, नीच के हाथ में कलम न दे, इसलिए कि अगर नीच व्यक्ति को क्षमता हो तो उस काले पत्थर हजर अस्वद को जो काबा में लगा है उसे इस्तिंजा का ढेला बना देगा। मतलब कि अगर निम्न व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठा दिया गया तो फिर वो क्या करेगा कि जो
जो आप देखते होंगे मक्का मदीना में एक काला पत्थर है, उस काले पत्थर को चूमा जाता है, तो वो कह रहा है कि उससे जो वो पेशाब करके अपने पेशाब से उसको सुखा देगा, मतलब सुखाने का काम करे, इस्तिंजा को के ढेले के तरीके से इसको इस्तेमाल करे, इस तरीके से बताया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये शेर पढ़कर जमालुद्दीन मरज़ूक की तरफ इशारा किया। सुल्तान समझ गया कि यह मंत्री ने शेर उसके निम्न जाति के कारण पढ़ा है, अतः उसने निज़ामुल मुल्क जुनैदी को बुलाकर जमाल मरज़ूक की जाति के बारे में जांच पड़ताल किया। पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि वास्तव में वो कथित रूप से निम्न जाति से संबंध रखता था। तो ये लोग निम्न जाति के किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। इनको अपने शासन जो पद है, शासन के जो पद है, उससे दूर रखते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका जिक्र कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर जो है मुबारक अली साहब अपनी किताब इतिहास के मतांतर में लिख रहे हैं कि भारत का मुस्लिम समाज अपनी जाति के प्रति अत्यंत सचेतन था तथा उसमें अपने वंशजों के प्रति एक प्रकार का गर्वबोध था। कुलीन तथा अन्य निम्न वर्ग में गहरा सांस्कृतिक अंतर था। क्योंकि वे गरीब थे, इसलिए कोई उच्च सांस्कृतिक अवदान दे पाने में असमर्थ थे। संस्कृति पर उच्च वर्ग का एकाधिकार था और अपने सांस्कृतिक वर्चस्व के जरिए वह अपना प्रभुत्व व श्रेष्ठता बनाए रखते थे। पूरा ऐतिहासिक दौर में बोलचाल, पोशाक, खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार में अंतर बना रहा तथा निम्न वर्ग से हमेशा एक दूरी बनाकर रखी गई। दरअसल मुस्लिम संप्रदाय कभी एक इकाई के रूप में नहीं रहा, बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक आधार पर विभिन्न वर्गों और जातियों में बटा था। अपनी सुविधाओं व निहित स्वार्थ की सुरक्षा के लिए मुस्लिम शासक वर्ग को आम मुसलमानों के समर्थन की जरूरत थी और इसे पाने के लिए उसने हिंदू व मुसलमानों के बीच एक अस्थायी संघर्ष का वातावरण बनाए रखा। अपनी साम्राज्यवादी लड़ाइयों को उचित ठहराने के लिए उन्होंने उन्हें धर्म युद्ध का, आम मुसलमान में धर्म के नाम पर लड़ने मरने का जुनून पैदा किया। ये बात मुबारक अली साहब लिख रहे हैं। ये बहुत ही शानदार राइटर हैं। इनकी ज़्यादातर किताबें उर्दू में है, मैंने उनकी उर्दू में किताबें रखी है, लेकिन जो हमारे जो पाठक, जो लिसनर हैं, वो उर्दू नहीं जानते ज़्यादातर, तो इसलिए उनकी ये उन्हीं किताबों से कुछ अंश है। ये किताब अगर आप हो सके तो खरीद लें। देखिए, इसमें जो है मुबारक अली साहब एक बात और लिख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात है, वो भी पढ़ देना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जो है ये मुस्लिम शासक जो थे वो दरअसल वो रिप्रेजेंट नहीं करते, हम पसमानदा मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और खासतौर से यहाँ की जो मूल जो निवासी हैं, जो यहाँ के हिंदू निवासी है, उनके प्रति कैसी नीतियां थी, ये कुछ समझ में आएगा। एक कोट कर रहे हैं वो शाह वलीउल्लाह को सूफी भी माना जाता है। तो शाह वलीउल्लाह ये उस वक्त के हैं जब मुस्लिम शासन अपने प्रभुत्व में बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये लिख रहे हैं शाह वलीउल्लाह हालांकि उस वक्त के थे जब मुसलमान सत्ता गवा चुके थे, ने जोर देकर कहा, उन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं कि पूरे शाह वलीउल्लाह को कोट कर रहे हैं, सुनिए। पूरे मुस्लिम बादशाहत के दौरान शासकों ने को उलमा समझाते कि हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाएं तो उन्हें खुले में अपने धार्मिक कृत्यों का पालन करने की अनुमति न दे। शाह वलीउल्लाह हालांकि उस वक्त के थे जबकि मुसलमान सत्ता गवा चुके थे, ने फिर भी जोर देकर कहा कि इस्लाम तथा मुसलमानों की वरीयता को बनाए रखने के लिए दूसरे धर्मों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ये उन्होंने उनकी सारी बातों को पॉइंट में डाल दिया मुबारक अली ने। दूसरी बात, अन्य धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाज व त्यौहार मानने की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, सारे राजनीतिक व सामाजिक मामलों में काफिरों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रतिबंध उन्हें इस्लाम कबूल करने के बाध्य करेंगे। चौथा पॉइंट, मुस्लिम शासक को चाहिए कि वह अन्य धर्म पर इस्लाम का वर्चस्व को संगठित करे। पांचवा, काफिर किसानों के साथ बोझ स्वरूप जानवरों सा व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब काफिरों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाना, ये सलाह दे रहे हैं शाह वलीउल्लाह साहब। शाह वलीउल्लाह किसानों के धर्मांतरण के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनकी राय में वे भावना और संवेदना शून्य लोगों के समान है। वास्तव में मुस्लिम शासन श्रेणी में 2 स्तंभों पर अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी। वो 2 स्तंभ थे, पहला धार्मिक श्रेष्ठता तथा दूसरा विदेशी होने की भावना। स्थानीय लोगों को वे बराबर का नहीं समझते तथा ऐशो आराम के लिए उनका उपयोग करते थे। धर्मांतरण के बाद भी उन्हें बराबर का नहीं समझा जाता था। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को हमारे समाज में नहीं स्वीकारा जाता है या बताया ही नहीं जाता, तो पता कहां से चले कि जिनके नाम पर ये गर्व करना सिखाते हैं पसवाना समाज को, वो इनको कैसे समझते थे। जो धर्मांतरित हो गए उनको भी अपने से बहुत नीचा समझा जाता है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था शमसुद्दीन अल्तमश का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन के बारे में लिख रहे हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो तुर्कों का जो मॉडल था वो क्या था कि बादशाह वाला मॉडल नहीं था, वो सरदारों वाला मॉडल था। अब उसको बलबन चाह रहे थे किसी तरीके से उसको बदल के ईरानी मॉडल पे लेके आए। ठीक है, जहां पे राजा जो है जिल्ले इलाही बन जाता है। ठीक है, तो वो लिख रहे हैं
कि राजतंत्र के ईरानी मॉडल को अपनाते हुए अफर शरियाब का वंशज घोषित किया तथा अपने दरबार में सिजदा और पाबोशी की पद्धति को लागू किया, जबकि ये गैर इस्लामिक थी। सिजदा और पाबोशी का इसलिए लागू करा ताकि अभी तक जो उनको सरदार की तरह ही देखा जा रहा था यहाँ के सुल्तानों को अपने कबीले के बीच, अब वो उस छवि को तोड़ना चाह रहा है। तो वो सिजदा भी शुरू किया, पाबोशी भी शुरू किया। राजत्व को जो शासन था, जो राजा का जो पद था, उसको क्या किया, उसे जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया, नियाबत खुदाई, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये सत्ता, इस तरीके से उसने घोषित किया। मसूद फलाई साहब की किताब पढ़ने से पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि उसने जो इल्तुतमिश ने जो तुर्क चहलगनी 40 लोगों के जो एक ग्रुप बनाया था, उसको ये तोड़ रहा था। ये उनमें से कई लोगों को मरवा भी रहा था, ठीक है, लेकिन ये भी साबित कर रहा था कि इसकी जो नस्ली श्रेष्ठता की जो भावना ये लेके चल रहे हैं, वो उससे वो फिरा नहीं है। वो भले उन 40 लोगों को तुर्क चहलगनी को हटाना चाह रहा है या खत्म करना चाह रहा है, लेकिन नस्ली श्रेष्ठता को बनाए रखना चाह रहा है, ठीक है। इसको जो है वो बहुत स्पष्ट करके चलना चाह रहा था कि कहीं जो तुर्क चहलगनी को जो उसने खत्म किया था, इससे कहीं गलत मैसेज ना पहुंच जाए। तो वो क्या करता है, उसको पढ़ दिया जाए। वो लिख रहा है, मसूद फलाई साहब उसको कोट कर रहे हैं कि वो लिख रहा है कि बलबन लिख रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझको एक विशेषता प्रदान की है, और वो ये है कि मैं किसी निम्न जाति कमीने अपमानित को किसी नौकरी, पद या सम्मान के स्थान पर नहीं देख सकता। और जो ही इस तरीके के लोग मेरे सामने आते हैं तो मेरे शरीर के सभी नसें फड़फड़ाने लगती, खून से खोलने लगती है। और जब स्थिति यह हो कि जैसा कि मैंने तुमसे बताया कि मैं किसी निम्न जाति या अयोग्य के लड़के को सत्ता में, जो कि मुझे अल्लाह की ओर से मिली है, सम्मिलित नहीं कर सकता, और कोई सेवा, इक्ता या तसरुफ, नौकरी जागिरी, ऐसी चीजों को तसरुफ बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता। आज मैंने इन दोनों पदाधिकारियों की यह हरकत सहन कर ली। अब मैं तुम चारों को गवाह बनाता हूं, यदि इसके बाद किसी सेवा, इक्ता, ख्वाजगी, मुशरफी या मुदब्बरी पर नियुक्ति के संबंध में किसी निम्न जाति या अपमानित व्यक्ति के बेटे का इन पदाधिकारियों ने मेरे सामने नाम लिया, चाहे वह 1000 विशेषता रखता हो, तो मैं इनके साथ वह व्यवहार करूंगा जिससे संसार के लोग शिक्षा प्राप्त कर लें। मतलब ये बात ये कह रहा है कि उसके राज्य में कोई निम्न जाति का व्यक्ति कोई सी पद पर आ गया था, तो इससे वो कितना अपमानित महसूस कर रहा है खुद को कि मैं, ईश्वर ने मुझे ये सत्ता दिया, इसमें ये निम्न जाति के, ये कन्वर्टेड मुसलमान, ये लोग कहां से आ गए, ठीक है। तो उसने एक विभाग बनाया था। वो विभाग लोगों की जातियों को चेक करने का काम करता था। वो ये देखता था कि कोई नीची जाति का व्यक्ति तो नहीं आ गया है उसके शासन में, मतलब इसके किसी पद पे, किसी शासकीय पद पर निम्न जाति का व्यक्ति तो नहीं आ गया। विभाग ये देखने का काम करता है, ठीक है। तो ये व्यवहार इन लोगों का, यहाँ के मुसलमानों के प्रति, यहाँ के जो मूल निवासी है उनके प्रति इनका ये व्यवहार था। और इसी व्यवहार का कारण था, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि इनको लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो स्वेच्छा से जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है कन्वर्ट हो गए, इस्लाम स्वीकार कर ली, जबकि इसका उल्टा है। इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उसको नकारा ज्यादा है। तभी तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने इस जो उत्तर भारत में इतने साल तक शासन किया, और यहाँ पर इतने ज्यादा, अभी और जातियों को छोड़िए, दलित जातियों के लोग इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि दलित जातियों ने भी इनको स्वीकार नहीं किया, इन्हीं सब व्यवहार की वजह से। निची जाति के लोगों के प्रति इन लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, लेकिन यही सैयदों के प्रति इनके अंदर बहुत ज्यादा सम्मान का भाव था। जैसा कि मैंने इतिहास का मतांतर मुबारक अली साहब की किताब से पढ़ के भी पिछले एपिसोड में बता दिया था कि कैसे जो है इनको कोई भी निचला पद नहीं दिया जाता, इवन कि अगर इनको हत्या के ऊपर भी इनको सजा नहीं दी जाती थी, राजद्रोह पर ही इनको कोई सजा दी जाती थी, वरना कोई सजा नहीं मिलती थी। एक जिक्र ये कर रहे हैं मसूद फलाई साहब अपनी किताब में कर रहे हैं कि शिया संप्रदाय और अब्बासी आंदोलन के प्रचार में सैयदों की नैतिक दशा को सीमा से अधिक बढ़ाकर सबके दिलों में पहले से उनके प्रेम के लिए तैयार कर रखा था। इसलिए जब मंगोलों के आक्रमण के डर से वो अपने वतन को छोड़कर भारत की तरफ रवाना हुए, तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने उनको हाथों हाथ लिया। जनता कब पीछे रहने वाली थी, उसने बढ़ चढ़कर उसका सम्मान किया, उनको परहेजगार, बहादुर, हर तरह की सुविधाओं का अधिकारी और सभी सदगुणों का मालिक, यहाँ तक कि इल्म गैब, मतलब ऐसी चीज जो कोई अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, इल्म गैब और माफकुल फितरत, मतलब पराभौतिक रहस्यों को जानने वाला भी बता दिया गया। बड़े बड़े अत्याचारी और घमंडी शासक
भी उनके सामने सिर झुकाने में गर्व महसूस करते थे। उनको साधारण पदों पर नियुक्त करना पाप नहीं तो असभ्य अवश्य समझा जाता था। अतः सभी बादशाहों, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उनको बड़े बड़े पद दिए गए। तो ऐसे वक्त में जब वो छोटी जाति से इतनी नफरत करते थे, उसी वक्त में वो सैयदों के लिए कितना सम्मान उनके दिल में था। वो सम्मान कैसे आया, ये हमारी पिछली एपिसोड में देखिएगा, समझ में आएगा किस तरह सैयदों के लिए जो हदीसें गढ़ी गई और शिया संप्रदाय ने, सूफियों ने किस तरह से एक एक मुसलमान के दिल में उनकी इज्जत को गाड़ दिया, है ना। कि अब लगता है कि सैयदवाद शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। इवन मैं पहले भी बता चुका, पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ता जो पिछले 15-20 साल से लगे हुए हैं इस आंदोलन से, वो भी सैयदवाद शब्द इस्तेमाल करते हुए उनके भी पैर कांपने लगते हैं। तो ये डर कैसे, ये वर्चस्व कैसे पैदा हुआ, वो पिछले एपिसोड में सूफीवाद वाला एपिसोड अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये डर कैसे पैदा हुआ। तो हमने बलबन तक का यहाँ पे समझ लिया था। अब उसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं क्या क्या। हाँ, यहाँ पे वो जिक्र करते हैं, एक बात बांध रहे हैं कि जातिवाद मिटाने का कारण विद्रोह और हत्या। तो इसमें वो रजिया सुल्तान का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रजिया सुल्तान जो है किस तरीके से एक गुलाम से जो है ज्यादा महत्व दे रही थी, तो इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो वो लिख रहे, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद उस पर बात कर लेते हैं कि इतिहास की किताब से सिद्ध है कि भारत में जातिवाद के वास्तविक संस्थापक गुलाम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की शिक्षित राजकाज के मामलों में अनुभवी बहादुर और युद्ध में कुशल बेटी सुल्ताना रजिया सुल्ताना नामक दास ने जमालुद्दीन याकूत नामक दास को अमीरुल उमरा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो बड़े बड़े तुर्क अफगान मंत्री जो इस दास को अपने से नीच समझते थे, वो लोग जो है इससे नाराज हो गया और फिर वो बता रहे कि इसी वजह से उसका विद्रोह हुआ, उसको मार दिया गया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। हम जानते हैं कि महिला को इतना बड़ा पद दिया जाना वो संभव नहीं था। और इसका एक और कारण जो है, कई इतिहासकार भी लिख रहे हैं और ये बात आती भी है, जैसे जब खिलाफत की जब लड़ाइयाँ शुरू हुई थी मुस्लिम समाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, तो कई लोग ये बोले कि अगर महिला को सुल्तान मतलब खलीफा बनाया जा सकता था, तब तो बात ही खत्म हो जाती। वहां पर जो है उनकी जो सबसे चहेती बीवी थी, उनको जो है खलीफा बना देते और जो जंगें चली थी खिलाफत की वो खत्म हो जाती। तो अगर उनको नहीं बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम में इसकी मान्यता नहीं है। तो उसको भी आधार बना के, इस्लामी मान्यता को आधार बना के भी यहाँ पे बोला जाता है कि इसको जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम जी रहे हैं। तो उसमें रजिया सुल्तान को सिर्फ इस वजह से नहीं, उसकी औरत होने की वजह से भी उसको हटाया गया, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया। तो इसके बाद जो है बलबन के बाद हम खिलजी आते हैं। तो जैसे वो बता रहे, खिलजियों ने सैयदों को तो बहुत सम्मान दिया, लेकिन खिलजियों की एक विशेषता क्या थी, खिलजी क्रांति के रूप में हम जानते हैं कि खिलजी क्रांति हुई थी। खिलजी क्रांति क्या थी, कुछ पॉइंटों में समझ लीजिए। ये मसूद अफलाई साहब लिख रहे हैं कि खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा पद दिए थे उनको, सैयदों को अच्छे, लेकिन जो खिलजी क्रांति थी उसको समझिए वो क्या है। खिलजी क्रांति को तुर्की नस्लवाद की नीति को अस्वीकार किया खिलजी क्रांति ने। मतलब कि वो लोग यहाँ के लोकल लोगों को भी नियुक्ति देने लगे। हम बलबन का जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया है, तो उसके खिलाफ जाके यहाँ के मूल निवासियों को, कन्वर्टेड मुसलमानों को भी ये लोग पद देना शुरू किए थे। खिलजी निम्न तबके से आए थे, खुद ही निम्न तबके से आए थे, इसलिए वो अमीर वर्गों का जो गैर तुर्कियों के लिए भी वो लोग वैसे सम्मान रखते थे। दूसरा, खिलजी क्रांति भारतीय मुसलमानों का उन मुसलमानों के विरुद्ध जो अपने पैतृक से परंपरा गजनी और गौरी प्रदेश में होते थे विद्रोह था। ये महत्वपूर्ण लाइन थी कि खिलजी क्रांति क्या थी कि जो अपने आप को तुर्क मानते थे और वही अपने आप को गजनी और गौरी की जगह से ही अपने आप को देखते थे, उनके खिलाफ एक विद्रोह था, इसलिए इसको क्रांति बोली जाती है, खिलजी क्रांति। खिलजियों के द्वारा सत्ता अमीरों और उलमाओं के समर्थन से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति के बल पर प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने उलमाओं के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखा। ये बहुत बड़ी बात है, आपको सुनते हुए छोटी सी लगेगी, लेकिन उलमाओं के प्रभाव को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जा, ठीक है। इसलिए इनकी थोड़ी सी आलोचना भी ज्यादा उलमाओं ने किया। उलमाओं ने हर उसकी आलोचना की जो इनके हिसाब से नहीं चलना चाह रहा था। तो मोहसिन अफलाई साहब खिलजी के बारे में जिक्र नहीं करते और सीधे वो चले जाते हैं तुगलक के ऊपर। तो तुगलक के ऊपर जो है
मोहम्मद बिन तुगलक को बताते हैं कि किस तरीके से उसकी जो आलोचना बस इसलिए हो रही थी क्योंकि वो छोटी जाति के लोगों को महत्व दे रहा था और वो चाह रहा था कि जो इस्लामी समता है वो समाज में आए, इसलिए उसको पागल घोषित किया गया है या उसको उसकी सारी नीतियों पर जो है गलत नीतियां साबित करने की कोशिश की गई। जबकि हम ये देख रहे खिलजियों ने इससे पहले ये काम कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने सल्तनत पीरियड को यहीं तक उन्होंने रूपरेखा अपनी बनाई है। तो हम इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह ये सुल्तान, जिनको अशराफ इतिहासकार, अशराफ विद्वान, अशराफ बुद्धिजीवी वर्ग पसमादा मुसलमानों पर थोपने की कोशिश करता है कैसे, और हम उनके इतिहास को, उनके नायकों को बचाने के लिए पसमादा समाज के लोग, पसमादा युवा जो है अपना दिन रात एक किए रहते हैं। तो इस सच्चाई को समझने की जरूरत है कि मध्यकालीन इतिहास में जो मुस्लिम नाम वाले शासक थे वो दरअसल अपने वर्गीय हित को, अपने जाति हित को बचाने का काम कर रहे थे। वो कोई मुसलमानों के शासक नहीं थे। अब मुसलमानों में खास पसमादा के तो कोई भी शासक नहीं, न पसमादा कोई राज रहा है, न कोई पसमादा कोई राजा रहा है, इसलिए हमारा उनसे कोई संबंध है ही नहीं। वो तो हमको हिकारत की निगाह से देखते थे, हमको नीच समझते थे, हमको कोई पद नहीं दे रहे थे, हमको अपनी बस्तियों में भी नहीं आने देते थे। ऐसे भी प्रमाण आगे हम पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। तो इनसे किसी तरीके से हमारा कोई संबंध था नहीं, और जो संबंध बना गया वो सांप्रदायिक इतिहास लिखकर ये संबंध बना गया, तकरीरें करके संबंध बनाया गया और बताने की कोशिश की कि दरअसल ये सारे जो सुल्तान थे, जितने बादशाह थे, वो सभी मुसलमानों के सुल्तान थे। तो इस बात को हम पसमादा समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पसमादा समाज इस बात को समझेगा कि जो इतिहास था वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। उसमें हमें अपना पक्ष भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ वहाँ मौजूद थे, उनके इतिहास में हमारी स्थिति कहाँ थी। तो अगले एपिसोड में हम इसके आगे की बात करेंगे कि कैसे जो सल्तनत पीरियड से बात निकाल के हम मुगल काल तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।